वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आशुतोष सर आपके मेंटर आपके पास। जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर को शुरू कर दिया था और जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक। और इस पहले चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो बेसिकली कार्बन के बारे में पढ़ा था कि कार्बन की इंपॉर्टेंस थी, तो कार्बन के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर को अगर आगे लेकर चलना है तो बिना कोवेलेंट कंपाउंड्स की स्टडी किए हुए इसको लेकर चल पाना आगे बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन फ्रॉम यू। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाई केमिकल बॉन्ड या बॉन्ड? बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड से आप क्या समझते हैं? इट्स वेरी सिंपल। बॉन्ड का मतलब होता है बंधन। क्या होता है? बंधन। जैसे रक्षा बंधन, ठीक, परिणय सूत्र बंधन, मातृत्व बंधन, पितृत्व बंधन, ये अलग अलग बंधन है। और बंधन मीन्स ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे हर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। मे बी अगर वो भाई और बहन है तो रक्षाबंधन, अगर वो हस्बैंड और वाइफ है तो परिणय सूत्र बंधन, अगर वो मदर और सन है तो मातृत्व बंधन, या मदर और डॉटर है तो मातृत्व बंधन। इन द सेम वे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और एनी एंटिटीज, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स, आयंस और एनी टाइप ऑफ एंटिटीज आर सेड टू बी ए केमिकल बॉन्ड। तो क्या है केमिकल बॉन्ड? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स को या फिर आयंस को या मॉलिक्यूल्स को एक साथ लेकर एक कंपाउंड में लेकर आता है। उसी को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आगे चल के बॉन्ड कहलाता है। वो बॉन्ड अगर केमिकली होता है तो उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब इस केमिकल बॉन्ड की जब बात करते हैं तो बॉन्ड्स आर जनरली ऑफ थ्री टाइप्स। ये मेनली तीन तरह के बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है हमारा आयोनिक बॉन्ड। कौन सा होता है? आयोनिक बॉन्ड। एक हमारा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। एक हमारा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक हमारा बॉन्ड होता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। तो फिलहाल कार्बन कंपाउंड चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने होता है आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। मैं आपको इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि इसमें आपको याद करना पड़ेगा, याद करना ही नहीं है। बिना याद किए या उसको देखते हम कैसे समझ जाते हैं। बात आती है आयोनिक बॉन्ड। ना कोई कॉपी, ना कोई बुक, कुछ भी हमारे पास नहीं है और मैं बस सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे कि आयोनिक बॉन्ड क्या है और हमें इसका आंसर देना है कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। तो इट्स वेरी सिंपल। आयोनिक बॉन्ड है भाई तो किसके बीच में बनेगा? आयंस के बीच में बनेगा। तो आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? बिटवीन टू आयंस। ये दो आयंस के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? दो आयंस के बीच में बनता है। दो आयंस के बीच में बनने का मतलब क्या होता है भाई? आयंस क्या होते हैं? आइदर ए पॉजिटिवली चार्ज आयन और ए निगेटिवली चार्ज आयन। अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो कैटायन और अगर निगेटिवली चार्ज आयन है तो एनायन। तो जब एक कैटायन और एक एनायन के बीच में बॉन्डिंग होती है तो दैट बॉन्ड इज रिफर्ड एज आयोनिक बॉन्ड, ठीक। तो होता कैसे है? बेसिकली हमने एक मेटल एटम लिया। क्या लिया? मेटल एटम। और एक हमने ले लिया नॉन मेटल एटम। अब ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि भाई मेटल एटम क्या होता है, नॉन मेटल एटम क्या होता है। मेटल एटम्स आर जनरली those atoms which lose 1, 2 or 3 electrons to form unipositive, bipositive और tripositive ions respectively. For example, सोडियम एटम है। क्या है? सोडियम एटम। एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इट विल बिकम Na+। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन था, दिस इलेक्ट्रॉन वाज रिफर्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसे हम क्या बोलते थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम एक मेटल एटम को लेंगे, जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा वो एटॉमिक नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, ठीक है। ये हमने 3 मेटल लिया 3 डिफरेंट ग्रुप से, ठीक। और तीनों के एटॉमिक नंबर लिख दिए। फिर तीनों का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे पहले वाले का किया 281, क्योंकि हम जानते हैं ये जो शेल्स होते हैं, इस के शेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, एल शेल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, एम शेल की कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स की, एन शेल की कैपेसिटी होती है 32 इलेक्ट्रॉन्स की। तो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो पहले 281 हो गया, फिर क्या हुआ 2 8
2 हो गया, इसमें 2, 8 और 3 हो गया। ठीक, तो हमने पाया कि जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं या लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिगार्डेड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी तरीके से हम नॉन मेटल एटम्स को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? नॉन मेटल एटम्स को। नॉन मेटल एटम्स में हम लोगों ने लिया नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, फ्लोरीन ले लिया। क्या लिया? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9। इन तीनों के भी एटॉमिक नंबर ऐसे लिख लिए। कॉन्फ़िगरेशन किया 2, 5, 2, 6, 2, 7। अब हम देख पा रहे हैं कि दे आर हैविंग 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो दीज 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स आर रेफर टू एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों कुछ नहीं करना, इट्स वेरी सिंपल। बिल्कुल ध्यान से देखना हमने क्या किया है। हमें आयोनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं और इस आयोनिक बॉन्ड को बताने के लिए हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। और वो बेसिक ये है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि आयोनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है इट इज बिटवीन द 2 आयंस। बात आती है कि दोनों आयंस बनते कैसे हैं, तो होता है कि हम ये भी कह सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल एटम्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? ये कोई मेटल है, क्या है? मेटल, और ये क्या है? नॉन मेटल है। तो मेटल ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन टू द नॉन मेटल और मेटल ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन टू द नॉन मेटल। तो द आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एटम टू द नॉन मेटल एटम। जब मेटल एटम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है किसी नॉन मेटल एटम को, इन दैट कंडीशन ए बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड। नाउ वो कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है? द इलेक्ट्रॉन विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द मेटल एटम। जो मेटल एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। और जो ये रिसीव हो रहा है नॉन मेटल एटम में, कहां हो रहा है? इन द वैलेंस शेल। कहां हो रहा है? वैलेंस शेल। तो इसलिए इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बिकॉज इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन और वैलेंट मींस वैलेंस। Since valence electrons are being transferred from the metal atom to the non-metal atom, so it is known as electrovalent bond. And now, after losing electron, the metal atom becomes cation, and after gaining electron, the non-metal atom becomes anion, and hence the bond is formed between the two ions and is said to be a ionic bond. ठीक, अब बात देखते हैं कैसे ये हो रहा है, how it is going to happen. ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया Na प्लस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया Mg+2, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया Al+3। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अब ये जो 5 है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सर हम ये कैसे जान पाएंगे कौन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? यस, बिल्कुल, ये आपको पूछना चाहिए था लेकिन आप पूछ नहीं रहे हो तो मैं बता रहा हूं। एक्चुअल में किसी भी कंडीशन पर, किसी भी कंडीशन में एक हाइड्रोजन को छोड़कर जो डुप्लेट कंप्लीट करता है, बाकी सारे एटम दे विश टू अचीव ऑक्टेट। वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट मींस दे विश टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाना चाहते हैं किसी भी तरीके से, आइदर बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है कि जब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा कि इसके 8 हो जाएंगे, यानी 8 हो जाएंगे। जाहिर सी बात है 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? n-3। क्या हो जाएगा? -3। -3 क्यों आ जाएगा? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअल में जो एटॉमिक नंबर होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, आप उसको देखते रहिए। तो एटॉमिक नंबर जो था, जैसा कि मैंने बताया, तो एटॉमिक नंबर सपोज अगर किसी का 8 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है, बिकॉज एटॉमिक नंबर में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो अब तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, पर प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ेगी नहीं, प्रोटॉन तो 8 ही रहेगा ना। बढ़ क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसा देख पा रहे हैं कि इसके आउटर मोस्ट में 6 था और 6 में 3 इलेक्ट्रॉन्स आए। कितने आए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्या था? ये 6 था, सॉरी यहाँ 7 का, हम 7 की बात कर रहे हैं, हमने ऑक्सीजन को ले लिया था। यह हमने 7 लिया, 7 लिया, 7 लिया। ठीक है, बिकॉज वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन। पहले हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले रहे हैं।
तो 7 7 7 था। अब इस 7 में जब 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एंटर हुए तो कितना हो गया, 10 हो गया। प्रोटॉन्स अभी भी 7 रह गए। प्रोटॉन्स कितने रह गए, 7। तो हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज है वो 3 ज्यादा हो गए, जबकि प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज थे वो उतने ही रह गए। तो हमें इस n के ऊपर -3 लगाकर ये बताना है कि इसके पास अब 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वो 8 है, 8 है, 8 है। अब इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कितने लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे में इसके आउटर मोस्ट में कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहां पर अब तो ये 8 ही रहेगा, प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इट मींस कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो O के ऊपर माइनस चार्ज कितना आएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली अब हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन की, तो इट इज हैविंग ओनली कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 7 है तो कितने इलेक्ट्रॉन से लेंगे, यस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। 1 लेगा तो आउटर मोस्ट में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अभी तक हम देख पा रहे थे कि 9 9 9 था, और अब 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या हो गया, 10, बट प्रोटॉन्स रिमेन 9। तो ऐसे में हम ये देख पा रहे हैं कि ये भी 10 हुआ, ये भी 10 हुआ, ये भी 10 हुआ, तीनों 10 हो गए आफ्टर रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन। पर इसने 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट किया, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट किया। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे उतने ही तो निगेटिव चार्ज डेवलप होंगे। तो इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर -3 आया, ऑक्सीजन के ऊपर -2 आया, और फ्लोरीन के ऊपर क्या आया, -1 आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब ये आयंस बन गए तो हमने देखा व्हेन एवर द सिंगल एलिमेंट, मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक, मैंने कहा जब कोई सिंगल एलिमेंट निगेटिवली चार्ज होता है तो उसके आगे सफिक्स में आइड लग जाता है, IDE। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ने -1 चार्ज लिया तो हाइड्राइड, क्लियर। कार्बन ने -2 चार्ज लिया, कार्बाइड। ऑक्सीजन ने -2 लिया, ऑक्साइड। सल्फर ने -2 लिया, सल्फाइड। नाइट्रोजन ने -3 लिया, नाइट्राइड। फॉस्फोरस ने -3 हुआ, क्या हुआ, फॉस्फाइड। F-1, Cl-1, Br-1, I-1, सिमिलरली दे विल बी कॉल्ड एज फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो सबके आगे आइड लग जाता है, यानी कि व्हेन एवर द सिंगल एलिमेंट इज नेगेटिवली चार्ज, आइड सफिक्स इज बीइंग एडेड। अब आप पूछोगे सर कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जहां पर सिंगल एलिमेंट ना हो फिर भी आइड लग रहा हो। हाइड्रोक्साइड, क्या है, हाइड्रोक्साइड, यस। OH, इसको एक एक्सेप्शन आप मान सकते हैं कि OH में डबल है एज पर कंडीशन, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो OH है फिर भी OH- इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। अदरवाइज जितने भी सिंगल एलिमेंट होते हैं व्हेन दे आर नेगेटिवली चार्ज दे आर नोन एज आइड। इसीलिए जब सोडियम और क्लोरीन कंबाइन होते हैं तो हम सोडियम क्लोरीन नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम ब्रोमीन कंबाइन करते हैं तो हम सोडियम ब्रोमीन नहीं लिखते, हम लिखते हैं सोडियम ब्रोमाइड। जब सोडियम आयोडीन कंबाइन करते हैं हम क्या लिखते हैं, सोडियम आयोडाइड। सिमिलरली सोडियम सल्फर कंबाइन करते हैं तो सोडियम सल्फाइड। सोडियम फास्फोरस कंबाइन करते हैं तो सोडियम फॉस्फाइड। बात समझ में आ रही है, पक्का आ रही है ना, ठीक। झूठ नहीं बोलना, सब लोग कमेंट करना बिल्कुल राइट फॉर्म में, ठीक है, एकदम सही सही। कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत पूछो, ठीक है। प्रॉब्लम को छुपाया नहीं जाता है, प्रॉब्लम को बताया जाता है। प्रॉब्लम कब आगे चल के नासूर बन जाए और वॉल्केनो की तरह इरप्ट हो जाए उससे पहले ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम के लिए हमेशा तत्पर है आशुतोष सर। बट एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग देख के चुपके से निकल लेते हो, अरे यार कभी कभी कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है। आप देख रहे थे ना बीच में कुछ वीडियोस नहीं बने थे, वो सिर्फ आपके कमेंट और लाइक ना करने की वजह से। आप थोड़ा सा मोटिवेट करते रहोगे तो हम भी मोटिवेट होते रहेंगे। जैसे कि टीचर्स क्या करते हैं, दे मोटिवेट द क्लास, बात समझते हो ना। तो वे कहते हैं ना कि वो क्लास अच्छी नहीं होती है विच इज हैविंग द मोर नंबर ऑफ आंसर, दैट क्लास इज मोर गुड विच इज हैविंग द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रेदर देन द मोर नंबर ऑफ आंसर्स। ओके, ठीक है, कम ऑन। तो हम लोगों ने ऐसा देखा कि आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनते हैं, बिटवीन टू आयंस। आयंस कैसे बनते हैं, एक मेटल एटम होता है, एक नॉन मेटल एटम होता है। मेटल एटम क्या करता है, पहले हमें उसका एटॉमिक नंबर लिखना होता है, फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हैं उनको लूज करा के उन्हें पॉजिटिव चार्ज डेवलप कराना होता है, उन्हें कैटायन बनाना होता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे बिकम एनायन, एंड नाउ there is a bonding between the cation and an anion। अब उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, and now since the bonding is between the cation and anion, so it is known as ionic bond, or we can say that whatever the electron which was present in the outermost orbit of the metal is being transferred to a non-metal, ठीक। तो since electron is being transferred and the electron which was being transferred is a valence electron, so in that case it is also known as electrovalent bond। clear, ठीक। तो ऐसे में जो हम देख पा रहे हैं कि ऐसे में हमारे पास
ठीक है, अब हम इसको अच्छे से देख रहे हैं, थोड़ा सा धुंधला हो गया, सैनिटाइजर इसको भी चाहिए, आजकल ओमिक्रॉन आ रहा है ना, जान रहे हो आप लोग। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में दो आयंस के बीच में, और वी कैन से दैट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। हाउ, कैसे होता है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम है, it is having 2 electrons in the K shell, 8 electrons in the L shell, 1 electrons in the M shell, ठीक है। Here there is a chlorine, 2 electrons in the K shell, 8 electrons in the L shell and 7 electrons in the M shell। मैंने डॉट डॉट करके नहीं बनाया है, ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया है। अब होने क्या जा रहा है, यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफर हो रहा है इसके वैलेंस शेल में, ठीक है, और ऐसे में ये बन जाएगा Na प्लस और ये क्या बन जाएगा Cl माइनस, ठीक। ऐसी कंडीशन में ये हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड इज बीइंग फॉर्म। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम क्लोराइड रहेगा तो एक Mg रहेगा, क्लोरीन 2 हो जाएंगे। अगर Na2O होगा तो 2 सोडियम हो जाएंगे, ऑक्सीजन 1 हो जाएगा, और इस तरीके से बॉन्डिंग में फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसको हम देख पा रहे हैं ऐसे, ठीक है, जैसे यहाँ पे Na2O है, क्या है Na2O, Na2O में क्या हुआ, यहाँ पर 2 सोडियम बनेंगे, 1 ऑक्सीजन बनेगा, ठीक। यहाँ पर 2 8 1 2 8 और ये 1, ठीक। यहाँ पर 2 और 6, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, और क्या फॉर्मेशन हो गया Na2O। तो दैट मीन्स AB type of compound is being formed, for example NaCl, A2B type of compound is formed like Na2O, and AB2 type of compound is being formed like CaF2। Clear? ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं। तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं? कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं? कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे चल के फिजिक्स में पढ़ोगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, फिजिक्स है, अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जो टीचर होगा बताएगा फिजिक्स में, बहुत अच्छे टीचर हैं तो वो आपको बताएंगे इसके बारे में। ज़्यादा फिजिक्स में इंटरफेयर करना ठीक नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड। तो एनी डाउट इन आयनिक बॉन्ड? नहीं। अब बात आती है कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ये कैसे होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है आयनिक बॉन्ड का। जनरली आयनिक बॉन्ड जिनके बीच में होते हैं वो कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। और आयनिक कंपाउंड्स ये हार्ड तो होते हैं बट दे आर ब्रिटल, मतलब कि ये गिराने पे चकनाचूर हो जाते हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड बट ब्रिटल। और ये जब ये एक्वस सोल्यूशन में आते हैं तो दे रिलीज आयंस, ये आयंस रिलीज करते हैं। तो आयंस रिलीज करने की वजह से क्या होता है, जैसे जानते हैं ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as charge, flow of charge is known as current, flow of current is known as electricity। in the same way flow of ion के भी फ्लो से क्या होता है? चार्ज डेवलप करता है, और चार्ज के फ्लो से करंट डेवलप करता है, और करंट के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करती है। ठीक है, तो बस, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो मेटल्स में होता है, तो उसे हम लोग मेटेलिक कंडक्टिविटी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। यही जब आयंस का फ्लो होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं आयनिक कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? आयनिक कंडक्टिविटी, या फिर हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये भी है। फिर आयनिक कंपाउंड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग अभी आगे आगे देखेंगे। जितने भी सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं जनरली उनके अंदर क्या होता है? आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो दे आर नॉट a good conductor, मतलब bad conductors in solid state, but then when they are in the molten or in aqueous solution they release ions and that's why they are good conductor of electricity। ठीक, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को मजा आया होगा और इस आयनिक कंपाउंड को आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब जो अगला हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम आपको कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? कोवैलेंट कंपाउंड्स, और थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताएंगे। और कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ने से ही हम लोगों का बहुत तेजी से ऑर्गेनिक का फ्लो आएगा। तब तक आप बने रहिएगा, कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा। ठीक है, ओके, सी यू।